दैट इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिटी। पिछली क्लास में न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स को देखा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात की थी। इस क्लास में इसी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिटी क्या होती है। मतलब जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस कंडीशन में जो पहले से वहाँ पे कनेक्टेड एक ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही होगा, ठीक है, उसको हम लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में डाल देते हैं। और वो लिविंग ग्रुप जितना इजीली रिमूव होगा उतना ही रिएक्शन की रेट जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे भी कहीं ना कहीं जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं खास करके उनकी रेट डिपेंड करती है। तो किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिटी को हम देखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो न्यूक्लियोफिलिटी या लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है उसमें हम सबसे पहली बात ये जानते हैं कि जो वीकर बेसिस होते हैं, जो वीक बेस हैं, ठीक है, जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, जनरली वीक बेसिस जो होते हैं वो आपके कैसे होंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। हमेशा ही वीकर बेसिस को गुड लिविंग ग्रुप कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आर पे अटैक कर रहा है और एक्स लीव कर रहा है, तो एक्स क्योंकि लीव कर रहा है तो ये एक्स जो होगा ये लिविंग ग्रुप होगा। ये इन जनरल ये खुद भी एक एनायन ही होगा। तो आप देख सकते हैं एक एनायन ने अटैक किया और दूसरा एनायन लीव किया। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट एक जो एनायनिक ग्रुप होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है, उसे वहाँ पे रिप्लेस करता है। तो जब ये रिप्लेसमेंट होता है तो इसके अंदर एक सर्टेन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो यहाँ नया एक बॉन्ड बन रहा है, एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ और जो पुराना सिग्मा बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ। तो जो नया बॉन्ड बना वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तभी एनर्जी कंपनसेट हो पाएगी इस बॉन्ड को तोड़ने में जो लगी, ठीक है ना। एक बॉन्ड तोड़ा है हमने और दूसरा उसके कंपनसेशन में बनाया है। तो बनाने वाला बॉन्ड का जो नया जो बॉन्ड बना है अगर वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा तो पुराना वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं होगा। तो यानी ये जो अटैक करने वाला एनायनिक स्पीशी है या न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए जो लीव किया उससे। तो इन जनरली जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, लीव करा देगा, रिप्लेस कर देगा। और वीकर न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरली वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वीक बेसिस होंगे वो जनरली क्या कंसिडर किए जाएंगे, अच्छे लिविंग ग्रुप कंसिडर किए जाएंगे। एक्वस सॉल्यूशंस में अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी को स्टडी करें तो हम ये पाते हैं कि जो आपके लिविंग ग्रुप एबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशंस में वो हेलोजेंस में कैसी पाई जाती है, I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर IF माइनस। तो ये कैसे हुआ भाई, देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ते समय पढ़ा था कि जो मोर पोलराइजेबल एनायंस होते हैं वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। तो I माइनस तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और I माइनस मैं कह रहा हूँ अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि साइज बड़ी है और साइज बड़ी है तो चार्ज जो होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा बड़ी साइज के ऊपर, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। और क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो गई इसी वजह से इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो Br माइनस, Cl माइनस या F माइनस से बेहतर हो गई। इसी तरीके से अगर आप CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस में देखें तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप क्या पाएंगे कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो घटती जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो F माइनस जो है वो बेटर, अगर आप देखें तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है रादर देन CH3 माइनस। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों हम कंपैरिजन में लेंगे तो ये जो CH3 माइनस है इसकी चार्ज डेंसिटी तो अच्छी खासी है ही, साथ ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग डोनर है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, आया ना, ठीक है। और F माइनस एक वीकर कॉन्जुगेट बेस है इन कंपैरिजन टू OH माइनस, NH2 माइनस और CH3 माइनस। तो आप अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको पहली चीज तो ये चेक करनी है कि एनायंस की साइज देख लीजिए, ठीक है, और दूसरी चीज वो एक वीक बेस होने चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पर I माइनस एक वीक बेस था, अगर आप HF, HCl, HBr और HI लें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, HI, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, I माइनस, वो क्या है सबसे वीक। तो वीक कॉन्जुगेट बेस, साइज बड़ी, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि चार्ज जो है वो कम हो गया, चार्ज डेंसिटी जो है वो खत्म हो गई। चार्ज डेंसिटी का जब ऑर्डर देखते हैं तो हम पीरियड में
ग्रुप में देख रहे होंगे, जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो देख रहे होंगे। पीरियड में जब देख रहे हैं तो पीरियड में हम चार्ज डेंसिटी को नहीं देखेंगे, क्योंकि पीरियड में चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ही माइन्यूटली चेंज होती है, बढ़ती भी कम है और घटती भी कम है। पीरियड के अंदर हम क्या चीज देखते हैं, पीरियड के अंदर हम ये देखेंगे कौन वीकर कॉन्जुगेट बेस है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखते समय हमको अल्टीमेटली यही देखना है कि एनायन ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो ज्यादा स्टेबल एनायन है वो ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल एनायन है वो ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा। अब एनायन को जो फैक्टर स्टेबलाइज करते हैं वो लीविंग ग्रुप को अच्छा बनाएंगे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखें I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके अंदर सबसे स्टेबल एनायन कौन है, तो अगर आप बोल देंगे कि सबसे स्टेबल एनायन F माइनस है तो गलत हो जाएगा। कारण ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज सबसे इजीली होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी बाकी सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए I माइनस जो यहाँ पर है वो ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम है। नेगेटिव चार्ज तो सब पे बराबर है, लेकिन चार्ज का डिस्पर्सल हो गया, डिस्पर्स हो गया चार्ज बड़े साइज पे, तो ये बेटर लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो अब ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो सेम पीरियड के एलिमेंट में हम चार्ज डेंसिटी नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है, इसीलिए F माइनस सबसे बेहतर लीविंग ग्रुप है। फिर इस वाले केस पे आइए। अब इस वाले केस में क्या देखें, इसमें तो सब में ही ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे कंडीशन में हम दूसरे फैक्टर्स देखते हैं जो स्टेबलाइज कर रहे हो एनायन को। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। इन दोनों में यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कराओगे तो दोबारा भी ऑक्सीजन पर ही आएगा, तो बिकॉज दोबारा भी ऑक्सीजन पर ही आएगा तो ये ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाला है, और इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करके कार्बन पे चला जाएगा। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये उतना कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा जितना इसका है। तो रेजोनेंस दोनों में है, चार्ज दोनों में डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से ज्यादा क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि स्टेबल एनायंस आर गुड लिविंग ग्रुप। और ये भी काफी स्टेबल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो इसी वजह से ये थोड़ा पुअर लिविंग ग्रुप होगा। इन दोनों में ही चार्ज लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड है, कहीं मूव नहीं करने वाला है। इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर R ग्रुप का क्या इम्पैक्ट होगा। R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। प्लस I ग्रुप है, प्लस I इफेक्ट क्या करते हैं, एनायन चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं, और क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन होगा तो ये जो होगा वीकर लिविंग ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि एनायनिक चार्ज बढ़ रहा है तो ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर इन दोनों में हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए ये पुअर लिविंग ग्रुप है। SH माइनस और OH माइनस, इनमें वही रूल लग जाएगा जो I माइनस और F माइनस में लग रहा था या Br माइनस में लग रहा था। साइज बड़ी है सल्फर की तो चार्ज डिस्पर्स ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी। जब भी आप डाउन द ग्रुप देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे किसकी साइज बड़ी है, उस पर एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल एनायन जो होगा वो ज्यादा क्या करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप देगा। जब आप डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, जब आप अलोंग अ पीरियड देख रहे हैं तो आप सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा, वही ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा। नेक्स्ट जो हमारे ग्रुप है इसमें देखो चार्ज डीलोकलाइजेशन भी है, साथ में ये NO2 का -M और यहाँ CH3 का हाइपर कंजुगेशन भी मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को देखें तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, काफी अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, सुपर लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन इन सुपर लिविंग ग्रुप्स के अंदर भी ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है एनायन को। ये CH3 हाइपर कंजुगेशन के थ्रू रेनबो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जिसके चलते एनायन की डिस्टेबलाइजेशन होगी थोड़ी बहुत। लेकिन ये दोनों ही सुपर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं,
ठीक है, मतलब वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी इन दोनों को रिमूव कर सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर, कारण बहुत स्टेबल एनायन बनने वाला है। और कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें अल्काइल सल्फोनेट, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। देन ये भी आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ट्रिप्लेट आयन, ट्रिप्लेट आयन भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ट्रिप्लेट आयन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक सुपर लिविंग ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो ट्रिप्लेट आयन आपका टॉसाइलेट आयन, इसको अपन टॉसाइलेट आयन बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है OTS माइनस से होता है। आप कई सारी जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OTS ग्रुप को पाएंगे, ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। और ट्रिप्लेट को भी आप कई जगह पाएंगे, ये भी काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो रेयरली अच्छा लिविंग ग्रुप बिहेव करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रॉन्ग बेसिस रेयरली एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप्स। अगर आप Br माइनस का अटैक कराते हो ROH पे, और आप अगर यही रिएक्शन करवाते हो RBr प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Br माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो भाई यहाँ पर क्या है, जब OH माइनस निकला तो OH माइनस और Br माइनस का कंपेयर करो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, OH माइनस, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस OH माइनस है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। तो आप एक पुअर न्यूक्लियोफाइल से या एक वीकर न्यूक्लियोफाइल से एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो बनने वाला बॉन्ड है वो वीक बना है और जो तोड़ा गया है वो स्ट्रॉन्गर था। ऐसा नहीं होता, कम से कम स्पॉन्टेनियसली तो नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले केस में देखिए, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और CH3 को रिमूव कर दिया, तो यहाँ क्या आया, कार्बन आयन आया। कार्बन आयन्स आर एक्सट्रीमली गुड बेसिस एंड दे आर आल्सो एक्सट्रीमली गुड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, ये CH3 माइनस को तो यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे, वीकर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। लिविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन। जो लीव करके जा रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी लोअर होनी चाहिए ताकि आसानी से टूट जाए, ठीक है। और बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल या फिजिबल नहीं कहे जा सकते। नेगेटिव चार्ज जो लिविंग ग्रुप पे आता है, आप देखिए लिविंग ग्रुप पे जनरली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज जो आपका आता है लिविंग ग्रुप के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज या तो डीलोकलाइजेशन के थ्रू या डिस्पर्सल के थ्रू, डिस्पर्सल मतलब फैल जाना, बड़ी साइज पे फैल जाता है चार्ज, तो या तो डिस्पर्सल के थ्रू या फिर आपके डीलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो उस कंडीशन में तो आपका लिविंग ग्रुप अच्छा है, अदरवाइज लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं कहा जाएगा। देन लिविंग ग्रुप एबिलिटी सॉल्वेंट्स पे भी डिपेंड करती है। ये जो सारी लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमने देखी, ये किस में है, बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स जो पोलर हो। पोलर कैसे देखते हैं, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे H2O मॉलिक्यूल है तो H2O मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या आता है, नॉन जीरो आता है। बेंट स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, पोलर मॉलिक्यूल है। देन प्रोटिक, प्रोटिक क्या होता है, जो सॉल्वेंट में H+ आयन दे सकता हो। तो वाटर H+ दे सकता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना, H+ आयन दे सकता है वाटर। तो क्योंकि H+ आयन वाटर दे सकता है इसलिए वो प्रोटिक भी है। तो पोलर एज वेल एज प्रोटिक दोनों हो, तो उन सॉल्वेंट्स में तो ये सारे ऑर्डर फिजिबल है। जनरली हम इन्हीं सॉल्वेंट्स में बात कर रहे होते हैं। देन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी रहते हैं। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, NH3 है ना, लिक्विड अगर NH3 ले लोगे तो वो अच्छा सॉल्वेंट एक्ट करता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये सब पोलर प्रोटिक हैं क्योंकि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है एंड दे कैन गिव H+ आयन। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर हो यानी कि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो मॉलिक्यूल का, और अप्रोटिक H+ आयन ना दे पाए तो एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, कॉमनली यूज किया जाता है। DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, HCl NH2 को अपन क्या कहते हैं, फॉर्मामाइड कहते हैं HCl NH2 को। उसमें N के ऊपर क्या कर दिया, 2 CH3 लगा दिया H की जगह, तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, ये भी एक अच्छा अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। देन इसी तरीके से DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये भी एक अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो हमारी न्यूक्लियोफिलिटी है वो चेंज कर जाती है। कैसे चेंज कर जाती है, आपने जैसे यहाँ हेलोजेंस में देखा कि I- वाज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, I- वाज अ गुड लिविंग ग्रुप
एंड F माइनस वॉज अ पुअर लीविंग ग्रुप। एज वेल एज हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल भी I माइनस क्या होता है, अच्छा होता है। जब हम एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स में जाते हैं तो उस कंडीशन में हम ये क्या देखते हैं कि एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर I माइनस की जगह F माइनस ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया जाता है। F माइनस बिकम्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी भी सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल जब सॉल्वेंट में जाता है तो उसको पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं इस तरीके से, यानी उसका सॉल्वेशन हो जाता है। इसे हम कहते हैं सॉल्वेशन होना, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर नेचर में होता है, डाइपोल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देता है। अब साइज जितनी बड़ी होती है जनरली सॉल्वेशन उतना कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड रहेगा, फैला हुआ रहेगा, तो पानी को कम अट्रैक्ट करेगा, पानी को अट्रैक्ट कम करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल कम इकट्ठा होंगे चारों तरफ, और डिस्पर्जन या आप कह सकते हो जो इसका सॉल्वेशन है वो कम होगा, ठीक है ना। तो अगर डिस्पर्जन चार्ज का ज़्यादा रहता है तो सॉल्वेशन कम होता है। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में बड़ी साइज के एनायंस अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, क्योंकि जाने के बाद भी तो सॉल्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। पानी में जब ये निकल के जाएगा तो भी सॉल्वेटेड हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में लाते हैं तो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि ये पॉजिटिव पार्ट रहता ही नहीं है, H+ नहीं होता वहाँ पर, और क्योंकि H+ नहीं होता है तो न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट नहीं हो पाता, और जब सॉल्वेट नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल तो उस कंडीशन में जो ज़्यादा डेंस होता है चार्ज में वही ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया जाता है। तो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? F माइनस। I माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। इसे हम एसएन रिएक्शंस में भी आगे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी सेम बिहेवियर होगा, बेंजीन, टॉल्यूइन, हेक्सेन एटसेट्रा, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। देन हमारे कई सारे रिएक्शंस होते हैं, हम लोग कई सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तीनों टाइप की रिएक्शन हम देखेंगे। किसी भी रिएक्शन के अंदर जब आप जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज, जहां पर भी एनायनिक स्पीशीज इन्वॉल्व है रिएक्शन में, जहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सोर्स इन्वॉल्व है रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली बेसिस, और क्योंकि वो बेसिस होते हैं, मैंने बताया था कि ल्यूइस बेस होते हैं, तो बेस का परम धर्म है H+ लेना। वो सबसे पहले मॉलिक्यूल के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर क्या ढूंढता है? H+। अगर H+ नहीं मिलता तो उसके बाद कुछ और होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करता है बेस? H+ ढूंढता है। तो रिएक्शंस विद एसिडिक हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं उनको ध्यान रखें। मेटल्स का रिएक्शन कैसा होता है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में। एसिड प्लस मेटल जो होता है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, फिर एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। देन बाइकार्बोनेट्स के साथ देखेंगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर मिलता है, और अगर मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसी की एप्लीकेशन एक आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgBr हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जब इसको आप एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो किसी भी कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो RMgBr का जो R होता है वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है, क्योंकि RMgBr कैसे ब्रेक होता है? R- और MgBr+। और ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये कैसे ब्रेक होगी? H+ और Z-। तो अब प्लस से कौन कनेक्ट होगा? एनायनिक चार्ज, तो ये RH बना लेता है और MgBr Z बन जाता है। तो अगर बेस है, एनायन है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, एक ही बात है तीनों। अगर कोई एनायन है तो वो बेस भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा। कोई न्यूट्रल स्पीशी है, उस पर लोन पेयर है, तो वो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। अगर कोई बेसिक मॉलिक्यूल मौजूद है तो वो पहला काम क्या करेगा? वो पहला काम H+ ढूंढने का करेगा। अगर उसे H+ नहीं मिला तो उसके बाद सेकेंडरी काम वो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं है तो फिर वो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, SN2TH। अगर SN2TH पॉसिबल नहीं है तब वो करता है जाकर क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक कैटेगरी होती है, एक तरीका होता है रिएक्शन में घुसने का या रिएक्शन को समझने का, कि बेस है तो क्या क्या कर सकता है, ये चारों काम कर सकता है।
तो इसको हम आगे रिएक्शंस के अंदर अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को फिर से आगे देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।